तो आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में रिलेशंस के बारे में बात की थी। रिलेशन का ही आप कह सकते हो कि स्पेशल केस होता है फंक्शन। उसमें हम कुछ फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई कर दें, कुछ रूल्स लगा दें, तो वो रिलेशन जो है वो फंक्शन बन जाता है। मतलब कहने का स्पेशल केस ऑफ रिलेशन इज़ अ फंक्शन। ठीक है, हम पहले फंक्शन को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करते हुए फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। मैंने आपके लिए यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़े। लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो सेट्स हैं ए और बी, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कि उनमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अ रिलेशन एफ, अब की बार इन्होंने रिलेशन को आर नहीं एफ लिखा है क्योंकि हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी वो भी एक रिलेशन ही है, अगर उसको आप आर भी लिखो तो कोई उसमें कुछ गलत नहीं होगा। एफ फ्रॉम ए टू बी दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। यानी कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं आपके पास ए और बी, जैसे कि आपने रिलेशन में भी पढ़ा था। ए से बी में एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और जो कि सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा वो फंक्शन। यानी कि जो उसके एलिमेंट्स आपके सामने आएंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी होंगे। वो जो है फंक्शन ए से बी तक जो वो रिलेशन है, वो फंक्शन कब कहलाएगा, जब ये दो चीज़ें हम उस पर अप्लाई कर देंगे। ये दो कंडीशंस जब हम रिलेशन पर अप्लाई करें और वो इनको सेटिस्फाई करें तो वो फंक्शन बन जाता है, वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। तो देखते हैं पहली क्या कंडीशन है। फॉर ईच ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। यानी जो हमारा पहला फंक्शन सेट है, जो हमारा फर्स्ट सेट है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, वो जो फंक्शन है वो जा रहा है हमारा दूसरे सेट में। जैसे हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, फंक्शन इस सेट से इस सेट में जा रहा है। रिलेशन आर जा रहा था ए से बी में। ठीक है, ए के जो भी एलिमेंट्स थे A1 A2 A3 एंड सो ऑन, यहाँ पर B1 B2 B3 एंड सो ऑन था। इस तरीके से था जो रिलेशन था हमारा। उस रिलेशन में कई बार क्या था कि उसकी जो इमेज थी एक बन रही थी। मान लेते हैं हम कि A1 की इमेज B1 बन रही थी और A2 की B2 एंड सो ऑन, इस तरीके से बन रही थी। लेकिन उसका कोई ऐसा खास हमारे पास कोई रूल तो होता था, लेकिन रूल में भी कोई स्पेशल केस नहीं था। अभी इन्होंने क्या किया कि फंक्शन को बताने के लिए रिलेशन में कुछ दो रूल्स लगा दिए। तो पहला रूल ये है कि जो हमारा फर्स्ट सेट है, उस सेट के हर एलिमेंट का दूसरे सेट में एक इमेज होनी ज़रूरी है। यानी कि आपके पास हर जो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन फंक्शन में आ रहा है, उसमें हर एलिमेंट का इस्तेमाल, फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या होगा कि ये सारे के सारे एलिमेंट ज़रूर इस्तेमाल होंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि बी के सारे सेट एलिमेंट्स इस्तेमाल हों। यहाँ पर जो आएगी आपकी, यहाँ पर जो एलिमेंट आपका सेकेंड एलिमेंट आएगा वो होगा इमेज, और जो यहाँ पर से आपने लिया वो है प्री इमेज। एक फंक्शन आपके पास है, मान लो f(x) इज इक्वल टू a, तो इसमें a आपकी है इमेज और x है आपकी प्री इमेज। ठीक है, आपने x को यहाँ पे रखा, आपको यहाँ पर आंसर मिला a, तो x आपकी हो गई प्री इमेज और a हो गई आपकी इमेज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब फंक्शन में पहली बात तो आपने अप्लाई कर दी कि जितने भी सेट में कंटेंट हैं, जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। उन सब के लिए कोई ना कोई इमेज ज़रूर होगी। ए यानी कि ए जो है वो ए से बिलोंग करता है, उसके लिए हमेशा हर ए के लिए एक ना एक इमेज बी में ज़रूर होगी। कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं ए का। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ इट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। यानी कि अगर हमने हमारे पास ये दो सेट आए, अगर कोई भी केस होगा और ए जो है हमारी प्री इमेज थी, एक प्री इमेज के लिए एक यूनिक इमेज ही बनेगी, वो कभी भी
एक प्री इमेज के दो इमेजेस नहीं हो सकते। यानी ए अगर हमने लिया है तो ए का कोई ना कोई यूनिक आंसर होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता कि बी, एक बार ही हमने ए पुट करा फंक्शन में तो वो हमारे पास आंसर आया बी, और दूसरी बार पुट किया तो सी आया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने ऐसा लिखा है कि ए बी भी बिलोंग करता है एफ में, ए सी भी बिलोंग करता है एफ में, फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो सेकंड एलिमेंट का सेम होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक प्री इमेज दो अलग अलग इमेजेस बनाए। अब इस चीज़ को हम फंक्शन के एक उसमें समझते हैं, एक डायग्राम बनाकर देखते हैं। वो डायग्राम क्या होता है? फंक्शन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, ये देखिए मैंने कुछ डॉट्स बना लिए, ये हम एलिमेंट्स मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहला सेट है ए, ये दूसरा सेट है बी। ये दोनों सेट्स हैं, ये यहाँ पर हमारे पास प्री इमेजेस हैं, यहाँ पर हमारे पास इमेजेस हैं। एक फंक्शन ए से एफ में जा रहा है, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ किसी ना किसी के साथ अपनी इमेज ज़रूर बनाएंगे। कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट छूट जाता है तो दैट मीन्स वो फंक्शन नहीं होगा। ये इसका करेक्ट होना चाहिए, ये डायग्राम होना चाहिए। अगर ऐसा है, यहाँ पर ये देखिए हमने इमेजेस बनाई, यहाँ पर हमने ये बनाई प्री इमेजेस, और ये प्री इमेजेस और ये इमेजेस, और हमने ये बनाया ये, मान लो हमने इस तरीके से कुछ कर दिया, ये दोनों एक ही इमेज पर आ गए, और ये छूट गया। ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारी प्री इमेज है उसमें, जो हमारा पहला वाला सेट है, उसमें कोई भी एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, फंक्शन सभी पर अप्लाई होगा। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात है, ये जो हमने अभी बात की, ये थी फर्स्ट वाली बात कि हर एलिमेंट जो है फंक्शन का, मतलब पहले सेट का हर एलिमेंट जो है वो फंक्शन को इस्तेमाल, फंक्शन उसे हर एलिमेंट को इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी एलिमेंट को छोड़ेगा। अगर वो छोड़ता है तो वो फंक्शन नहीं है, वो कोई रिलेशन है, वो फंक्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई भी आप यहाँ के नंबर, यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ कर रहे हो, हर एक की एक अपनी एक अलग इमेज होगी। अलग इमेज नहीं, यूनिक इमेज होगी। मतलब उसको जब भी आप डालोगे, उस जो नंबर से जब भी आप फंक्शन सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर है वो फिक्स्ड होना चाहिए, वही आएगा, वो बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर एक बारी 1 पुट किया तो आपका आंसर एक बारी 3 आ गया, दूसरी बारी आपका 4 आ गया। ऐसा नहीं होगा, आंसर हमेशा आपका 3 ही होगा। तो हम क्या कहेंगे, हर एक के लिए एक यूनिक इमेज है, ठीक है। अब यूनिक इमेज तो है, अब दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ठीक। ये एक चीज़ हो गई कि हर एक की एक यूनिक इमेज है। यूनिक का मतलब आपके पास उसकी दो इमेजेस नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। ये आपका रॉन्ग हो गया, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। लेकिन इसका उल्टा है हमारे पास, इसका उल्टा होगा हमारे पास, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। बस शर्त यही है कि वो एलिमेंट जो है वो हर बार अप्लाई करने पर एक ही इमेज देगा। कहने का मतलब है कि इमेज यूनिक है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इमेज किसी और की भी नहीं हो सकती। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक एलिमेंट की एक इमेज बन गई तो वो दूसरा एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकती। इमेज तो वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की हो सकती है, लेकिन जब यहाँ से हम प्री इमेज लेंगे, कोई भी एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो उसकी एक यूनिक इमेज यहाँ पर होगी, उसका आंसर हमेशा सेम आएगा। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एक बारी 1 2 3 3 नंबर अप्लाई करूँ और तीनों बारी हमारे पास आंसर जो है वो सेम आए, ऐसा हो सकता है। मान लो 7 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 7 आ रहा है, 1 अप्लाई कर रहे हैं, 2 अप्लाई कर रहे हैं, 3 अप्लाई कर रहे हैं, तो भी हमारे पास 7 आ रहा है। तो क्या है कि ये हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि हमारे पास जब हम 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास हमेशा 7 आ रहा है। उसकी एक 1 की एक यूनिक इमेज है कि 1 जब हमने पुट किया फंक्शन में तो 7 आया, 2 जब पुट किया तो 7 आया, 3 जब पुट किया तो भी 7 आया। अब क्या है कि आप कहोगे कि ये तो यूनिक हुआ ही नहीं। यूनिक इस सेंस में हुआ कि वो 1 के लिए एक ही इमेज है, 1 की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा
नंबर्स की हम एक ही इमेज बना सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को एग्जाम्पल से समझेंगे, तब आपको ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। आप चाहो तो इसे नोट कर लो। तो अब हम जो ये एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखे हैं, इससे आपको फंक्शन अच्छी तरह से समझ में आएगा। और एक एक करके सभी रिलेशंस को हम पढ़ेंगे। इन रिलेशंस में हम देखेंगे कि कहाँ पर फंक्शन के रूल अप्लाई हो रहे हैं, कैसे अप्लाई हो रहे हैं, कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है फंक्शन में। तो पहला है हमारे पास क्वेश्चन, एग्जाम्पल जो है वो क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 है हमारे पास कलेक्शन सेट है, मतलब b इज इक्वल टू 2 3 4 है। 2 सेट्स गिवन है, दोनों सेट्स पर एक रिलेशन है, उसका हमें रोस्टर फॉर्म भी दिए हुए हैं। 3 रिलेशंस हैं, तीनों के रोस्टर फॉर्म दिए हुए हैं। 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे और हमें ये बताना है कि ये फंक्शन है या ये नहीं है। तो हम कैसे देखें कि फंक्शन है या नहीं है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं R1 को समझने के लिए। ये है A, ये है B, 1 2 3 2 3 4, ठीक है। ये 2 हमारे पास सेट्स हैं। R1 को देखो 1 से 2 में जा रहा है रिलेशन या फंक्शन, सॉरी रिलेशन ही कहेंगे अभी हम इसको, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो रिलेशन कहा हमने 2 से 3 और 3 से 4। अब आप इसमें वो जो डेफिनेशन हमने फंक्शन की अभी पढ़ी थी उसे अप्लाई करके देखो तो आपको क्या पता चलेगा। पहली डेफिनेशन या जो मैंने सबसे पहले आपको बात समझाई थी वो ये थी कि जो हमारे पास फर्स्ट सेट है या डोमेन कह लो इसको, ये हमारा डोमेन होता है, ये हम रिलेशन में पढ़ चुके हैं। ये डोमेन है, ये को डोमेन है, ठीक है। तो जो हमारा डोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, तो वो यहाँ पर आपके सामने है कि देखो 1 2 3 ए में 1 2 3 थे, 1 2 3 तीनों ही जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज बन रही है बी में। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फंक्शन की। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है। वो यूनिक इमेज देखिए, 1 के पास 2 है, 2 के पास 3 है, 3 के पास 4 है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो एक से ज़्यादा इमेजेस बना रहा हो। एक से ज़्यादा इमेजेस अगर बन जाएं तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इस जो हमारा R1 है इसने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। अगर ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ये रिलेशन, तो ये एक फंक्शन है। इसके लिए हम यहाँ लिख देंगे कि यस इट इज़ अ फंक्शन। R1 एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? इसने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा है। पहली कंडीशन ये थी कि डोमेन का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए, उसकी एक इमेज ज़रूर बनी हुई होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये थी कि किसी की सबकी अपनी अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो 1 की 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4 है। ये दोनों ही यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इससे आपको समझ में आ गया कि R1 एक फंक्शन है। नाउ R2 के लिए भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमने डायग्राम ड्रॉ करा A और ये है B। डायग्राम में यहाँ पर हमने A के कंटेंट लिखे। A के कंटेंट कौन कौन से हैं? 1 2 और 3। B के हैं 2 3 और 4। अब इसके जो हमें जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, इस ऑर्डर पेयर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए 1 जा रहा है, 1 का रिलेशन किससे बन रहा है? 2 से। 1 का बन गया 2 से, 2 का बन गया फिर 2 से, चलिए, और 1 का बन गया 3 से, 1 का बन गया 3 से। अब हमारी जो पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन डोमेन का हर एलिमेंट, ये डोमेन है, डोमेन का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए, वो कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हुई नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो वही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई कि डोमेन का हर एलिमेंट यूज होना चाहिए। डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एक इमेज बननी चाहिए, वो तो हुई नहीं। दूसरी कंडीशन भी नहीं हुई। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होती है, यानी कि उसकी एक इमेज बनेगी, एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर देखो 1 की तो 2 इमेज हो रही है, 1 की 2 भी है और 3 भी है।
1 की 2 इमेजेस बन रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं है, इसे हम लिख देंगे नो। R2 इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब है R3। R3 के लिए भी हमने वही किया, ये बनाए हमने ऑर्बिटल्स। R3 एक फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, A से B में जा रहा है ये फंक्शन इस तरीके से। इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। चलिए अब रिलेशन नंबर 3 की बात करें। रिलेशन नंबर 3 में भी आपके लिए मैं डायग्राम ही इस्तेमाल करूंगी। तो देखें, A में 1 2 और 3 है हमारे पास, B में 2 3 और 4 है। इन दोनों में ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन R3 के हैं उन्हें हम देखें यहाँ पर बनाते हैं। 1 जो है वो 3 से कंबाइंड है और 1 ही 4 से भी कंबाइंड है। तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। डोमेन का कोई भी एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल नहीं हो रहे। पहली बात है कि डोमेन का केवल एक एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा है। जब हमारी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन नहीं है। लेकिन फिर भी हम दोनों कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बार बार ये सब आपके सामने जब रिवाइज होगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि फंक्शन में आपको क्या क्या कंडीशन अप्लाई करनी है। तो पहली कंडीशन तो ये कि जो आपका डोमेन है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स का यूज होना चाहिए। डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हुए हैं, केवल एक एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक यूनिक इमेज उनकी होती है। इसमें ये देखो आप, और ऑर्डर्ड पेयर जब आप चेक करोगे तो उसमें 1 और यहाँ पर भी 1 के साथ 3 और यहाँ पर 1 के साथ 4 आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी 2 इमेजेस बन रही हैं, यूनिक इमेज नहीं है 1 की। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। अगर हम इसको थोड़ा सा आप कहो कि ओरली करें, तो ओरली करने में हम एक कंडीशन, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम ये फंक्शन और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का एग्जाम्पल है। मैं ये समझाते हुए आपको पता चल जाएगा कि इससे मतलब आपका मैटर और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में फंक्शंस के बारे में। लेट एफ बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z, यानी इंटीजर्स में के कार्टेशियन में ये फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि जो ए बी है वो इंटीजर्स है। फंक्शन क्या है आपके पास, ए बी सच दैट a प्लस बी, वेयर ए बी और a प्लस बी आपका ये ऑर्डर्ड पेयर है, वेयर a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, ये आपका फंक्शन है जो ऑर्डर्ड पेयर बना है आपका, वो है ए बी a प्लस बी। ठीक, ये आपका फंक्शन है। इसमें आपको z इंटीजर है, तो इसमें हम जब 2 नंबर अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं हम कि हम वैल्यूज डिफरेंट पुट करेंगे। पहली वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो पहली वैल्यू हमने पुट की a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 6 पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको पुट करने से हमारे पास पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए बी इज इक्वल टू, तो हो गया 1 इंटू में 6 और a प्लस बी क्या बन जाएगा, a प्लस बी क्या बन जाएगा, 1 प्लस 6 7। ठीक है, ए बी a प्लस बी 6 और 7। अब बात करें रेंज की। फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन मैंने बता दिया था आपको कि ये फंक्शन है a से b तक है, तो ये डोमेन हो गया इसका। इसके सारे एलिमेंट्स जरूर यूज होने चाहिए। और ये है कोडोमेन, यहाँ पे सारी प्री इमेजेस इमेजेस बनती हैं यहाँ पर आकर। ये कोडोमेन है, ये डोमेन है। अब रेंज क्या है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन की। ये हमने रिलेशन में भी पढ़ा था कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होती है, रेंज होती है सारी की सारी इमेजेस एफ एक्स। जब हम यहाँ से x लेते हैं, यहाँ a में x है, x जब उस पर हमने फंक्शन अप्लाई किया तो उसकी एक इमेज बन गई b में। वो जो इमेज है उन सब का कलेक्शन, उसे हम रेंज कहते हैं, वो हो गई रेंज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको कि फंक्शन, आपको दोनों रूल्स और ये क्लियर हो गया कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है और फंक्शन के क्या क्या रूल्स हैं, मतलब एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे कुछ
स्पेशल फंक्शंस की और उनसे रिलेटेड अलजेब्रा की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल फंक्शन। फंक्शंस इक्वल कब होते हैं? दो फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स है और जी एक्स है। ये कब दोनों इक्वल होंगे? ये कब इक्वल होंगे? जब इनका डोमेन इक्वल होगा, कोडोमेन इक्वल होगा, रेंज इक्वल होगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फंक्शन बेसिकली वो एक ही बात है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स वेन सबसे पहले डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स। मतलब इनकी सारी चीजें एक जैसी हो जाएंगी तो ये दोनों फंक्शन एक जैसे हो जाएंगे। फिर कोडोमेन भी दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन फर्क हो सकता है, कोडोमेन दोनों का एक जैसा होगा। डोमेन ऑफ एफ एक्स, कोडोमेन ऑफ एफ एक्स, ये दोनों इक्वल होंगे और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जब हम पुट करते हैं तो फंक्शन में जो वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, ईच एंड एवरी एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। ठीक है, डोमेन में बिलोंग करने वाली सारी की सारी एक्स की जो वैल्यूज हैं उनको अप्लाई करने पर उस पर्टिकुलर वैल्यू पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल होने चाहिए। अब बात करें रेंज की। फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन मैंने बता दिया था आपको कि ये फंक्शन है ए से बी तक है, तो ये डोमेन हो गया इसका, इसके सारे एलिमेंट्स जरूर यूज होने चाहिए। और ये है कोडोमेन, यहाँ पे सारी प्री इमेजेस इमेजेस बनती हैं यहाँ पर आकर। ये कोडोमेन है, ये डोमेन है। अब रेंज क्या है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन की। ये हमने रिलेशन में भी पढ़ा था कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होती है? रेंज होती है सारी की सारी इमेजेस एफ एक्स। जब हम यहां से एक्स लेते हैं, यहाँ ए में एक्स है, एक्स जब उस पर हमने फंक्शन अप्लाई किया तो उसकी एक इमेज बन गई बी में। वो जो इमेज है उन सब का कलेक्शन, उसे हम रेंज कहते हैं, वो हो गई रेंज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको कि फंक्शन, आपको दोनों रूल्स और ये क्लियर हो गया कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है और फंक्शन के क्या क्या रूल्स हैं। मतलब एक रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शंस की और उनसे रिलेटेड अलजेब्रा की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वल फंक्शन। फंक्शंस इक्वल कब होते हैं? दो फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स है और जी एक्स है। ये कब दोनों इक्वल होंगे? ये कब इक्वल होंगे? जब इनका डोमेन इक्वल होगा, कोडोमेन इक्वल होगा, रेंज इक्वल होगी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फंक्शन बेसिकली वो एक ही बात है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स वेन सबसे पहले डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी एक्स। मतलब इनकी सारी चीजें एक जैसी हो जाएंगी तो ये दोनों फंक्शन एक जैसे हो जाएंगे। फिर कोडोमेन भी दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन फर्क हो सकता है, कोडोमेन दोनों का एक जैसा होगा। डोमेन ऑफ एफ एक्स, कोडोमेन ऑफ एफ एक्स, ये दोनों इक्वल होंगे और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जब हम पुट करते हैं तो फंक्शन में जो वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, ईच एंड एवरी एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। ठीक है, डोमेन में बिलोंग करने वाली सारी की सारी एक्स की जो वैल्यूज हैं उनको अप्लाई करने पर उस पर्टिकुलर वैल्यू पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल का यूज आपको बताने के लिए कि ये फंक्शन हमने, इक्वल फंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं। तो दो फंक्शंस ले लिए हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू 3x, जहां पर a इज इक्वल टू 1 2 है और b इज इक्वल टू 3 6 है। ठीक है, ये ले लिया हमने।
तो एफ एक्स के लिए हमने निकाला, एक्स की जगह हमने वैल्यू पुट करी 1 स्क्वायर प्लस 2 किया, 3 आ गया। और फिर हमने F2 के लिए पुट करी हमने 2 का स्क्वायर प्लस 2 किया, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। और इधर G1 पुट करो, G1 में हमने 3 इंटू में 1 इज इक्वल टू 3 किया, और G2 इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 किया, सॉरी 3 इंटू में 2 किया, 6 आ गया। तो अब आप देखो F1 इज इक्वल टू G1 के इक्वल है और F2 इज इक्वल टू G2 के इक्वल है। तो बस इससे ये पता चलता है कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल है। ओके, इक्वल फंक्शंस तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब बात है रियल वैल्यूड फंक्शन की। अगर कोई फंक्शन R में जाकर खत्म हो रहा है, दैट मीन्स उसकी जो इमेज है वो जाकर R में बन रही है। R मीन्स रियल वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो अगर वो रियल नंबर्स में जाकर अपनी वैल्यू बना रहा है, उसकी जो इमेज बन रही है वो रियल नंबर है, तो वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक, कोई भी फंक्शन A से B में है, अगर B इज द सबसेट ऑफ R है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है A से B में है और उसमें B जो है वो सबसेट है R का, सबसेट है R का, तो आप ये भी कह सकते हो कि R उसका कोडोमेन है और B तो रेंज होगी ही, तो B इसकी सबसेट हो जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। अगर ये फंक्शन A और B दोनों ही सबसेट हैं R के, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे रियल फंक्शन है ये, रियल फंक्शन। रियल वैल्यूड कब था, जब केवल उसकी इमेज यानी कि जो उसकी वैल्यू आ रही थी वो रियल थी। अभी क्या है, रियल फंक्शन क्या है, वो R से R में ही है। यही फंक्शन, यही फर्क है केवल रियल वैल्यूड और रियल फंक्शन में। ओके, अब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आप चाहो तो इसे नोट कर लो। बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस में सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे आसान फंक्शन, वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसका नाम ही आपको बता रहा है कि ये क्या है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। आप कोई भी इमेज इसमें डालेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा से वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। इसे हम f(x) इज इक्वल टू k से डिनोट कर सकते हैं। k एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कोई भी वेरिएबल f(x) में आप पुट करोगे, x की वैल्यू कोई भी पुट करोगे, वैल्यू आपके पास k आएगी। ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया। इसका ग्राफ किस तरह से होता है, ये देखिए, x यहाँ पर हो गया नेगेटिव x, ये हो गया y और इधर हो गया y डैश। ठीक, ये हो गया। अब हमने अभी पढ़ा कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, हम कोई भी x की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू का आंसर आपके पास k ही आएगा। तो अगर ये k के बराबर है तो ये फंक्शन इस तरीके से बढ़ेगा और इधर भी ये इस तरीके से बढ़ेगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा k ही रहेगी। फंक्शन है ये f(x) इज इक्वल टू k। इस ग्राफ को पढ़ने में, इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जिसने अभी तक इतना कुछ पढ़ा होगा, 10th के तक आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो ये ग्राफ आपकी समझ में आराम से आ जाएगा कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं वैसे वैसे y पर कोऑर्डिनेट पर चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू k ही आ रही है। मान लो मैं 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, यहाँ पर मैंने -1 -2 -3 कर दिया। तो जब मैंने 1 लिखा तो भी y कोऑर्डिनेट पर k वैल्यू थी ये, जब मैंने 2 लिखा तो भी कोऑर्डिनेट पर k वैल्यू थी, जब मैंने 3 लिखा तो भी कोऑर्डिनेट पर k वैल्यू थी। इधर मैंने -1 में k लिखा, k आया, सॉरी -1 पुट किया तो भी k आया, -2 पुट करा तो भी k आया, -3 पुट किया तो भी k आया।
इन सबको मैंने डॉट्स को मिला दिया, आपके पास ये सामने जो ग्राफ आया ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बन गया। ये आई होप आपको समझ में आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है, आपको कोई फंक्शन सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आप सिंपल अप्लाई करके देखोगे तो आपका जो ग्राफ है इसी तरह से बनेगा। एक कांस्टेंट के वैल्यू y के बदले आपको यही मिलती रहेगी हमेशा। y जो होता है वो हमारा fx को रिप्रेजेंट करता है। तो अगला फंक्शन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में आपको मैं बता चुकी कि fx जो है वो x आइडेंटिटी का क्या मीनिंग होता है। जैसे मैंने इंटीजर का यूज़ करके आपको बताया कि आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। उसका मतलब क्या होता है कि आप उसका यूज़ कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आप किसी नंबर में उसे ऐड कर रहे हो, उसकी वैल्यू बदल नहीं रही। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी यही बात है कि आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी आइडेंटिटी बदल नहीं रही, वो नंबर वहीं का वहीं है, वैसा का वैसा ही है। यही कुछ इस आइडेंटिटी फंक्शन के साथ भी है कि जो fx है उसकी वैल्यू x ही है। यानी कि अगर हम x को पुट करते हैं fx में किसी फंक्शन में तो उसे की वैल्यू भी हमें x ही मिलेगी, x हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। तो ये हो गई आइडेंटिटी फंक्शन की बात। इसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा आप देखो, ये x है, x डैश y और ये हो गया y डैश, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये आपके पास में 0 है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आप पुट करके देखो, x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो आपके पास क्या आएगा आंसर, 0, ठीक है। आपने 1 पुट किया, x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो fx की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, 1, ठीक है ना। fx में fx किसके बराबर है, x के बराबर है। f1 किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हो गया। 2 के लिए किया तो ये देखो यहाँ पर 2। इसी तरह 3 में करा तो f3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर हम इस तरीके से यहाँ पर लेते हैं तो ये जो हमारे पास, अगर हम इन सारे डॉट्स को ऐसे मिला दें, ये इसको लाइन को सीधा कर देते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया जिसमें कि 2 3 4 ये सारे के सारे डॉट्स आ गए। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया, हमने f में 1 पुट किया तो 1 आई वैल्यू, 2 पुट किया तो 2 आया, 3 पुट किया तो 3 आया। कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। इसको आप नेगेटिव साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो, पॉजिटिव साइड भी एक्सटेंड कर सकते हो। ग्राफ आपका इसी तरह का आएगा। और ये जो ग्राफ है ये 45 डिग्री एंगल पर होगा। ग्राफ का जो एंगल है 45 डिग्री एंगल होगा ग्राफ का, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। अब बात करें हम मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन एक स्पेशल टाइप का अलग फंक्शन है। मॉडुलस का मतलब है कोई हमारे पास एक मॉड है, एक x है, ठीक है। इसका हम मॉड कर दें तो इसकी वैल्यू, चाहे हम x की वैल्यू नेगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, हमें हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में ही मिलेगी। अगर x की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी ही। लेकिन अगर नेगेटिव है तो ये जो मॉडुलस है उसको एक नेगेटिव उधार दे देगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो अगर ये x है, ये हमने लिखा मॉडुलस x इज इक्वल टू हमेशा x ही होगी। कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी कि अगर आप 0 पुट करोगे तो 0 होगी और पॉजिटिव नंबर पुट करोगे तो पॉजिटिव होगी। और यही जो है वो माइनस ऑफ x होगी। कब, जब x लेस देन 0 होगा। क्यों, माइनस ऑफ x का मतलब x हमारे पास नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनने के लिए एक और नेगेटिव चाहिए। मान लो इस x की वैल्यू में -2 रख दूं, मॉड ऑफ -2 मैंने निकाला तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2। समझ गए। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रखी, माइनस में हमारे पास ऑलरेडी थी, उस पर हमने उसको एक माइनस का साइन दे दिया, मॉडुलस हटाया और मॉडुलस के बदले
हमने मॉडुलस तो ले लिया और उसको एक साइन दे दिया उधार में नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो आंसर आ गया इसका +2। ठीक है, हर हालत में मॉड एक्स से आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो इसी का फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए हमने फंक्शन लिखा f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ये जो फंक्शन है इसे अभी मैंने ये डिस्क्राइब करा आपके सामने। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू होगी x इफ x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, ये बात आ गई आपको समझ में कि जो वैल्यू है f(x) की वो ये होगी। हमने अभी अभी डिस्कस करा है कि इसका क्या मतलब है। अगर x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 0 है तो भी एज इट इज़ आ जाएगी। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू को माइनस में साथ में और ऐड करने के लिए हम, मतलब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका मॉडुलस तो ले लेंगे और उसे उसके बदले में एक साइन दे देंगे नेगेटिव का, नेगेटिव नेगेटिव मिल गया, पॉजिटिव हो गया। ये आपके पास फंक्शन आ गया। कहने का मतलब है अल्टीमेटली आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए ये देखिए, ये हमने वही x डैश ऊपर ले लिया y डैश। आप सभी को पता होगा कि y इज इक्वल टू हम f(x) लेते हैं। f(x) की जो वैल्यू है वो y में जाती है, उसे हम जो y हमारा कोऑर्डिनेट है उसको हम f(x) के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निकाल ली वैल्यू 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 और 4। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब आप एक एक वैल्यू को रख के देखो आपने 0 रखा, x की वैल्यू 0 हुई, तो ये आ गया आपके पास में ये डॉट। ठीक है, x को पॉजिटिव की साइड लेके जाओ, x की वैल्यू 1 रख दो, तो मॉड x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ये आपने कर दिया। फिर आप 2 पे गए, तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, पॉजिटिव साइड में जा रहे हो, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना। मॉड में जो x की वैल्यू रखी थी वो की वही यूज़ करोगे, तो ये आ गया यहाँ पे आपका 2। सिमिलरली 3 आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और पॉजिटिव की वैल्यू तो एज इट इज़ आप यूज़ करते जा रहे हो। अब हम आएंगे नेगेटिव साइड पे। x की वैल्यू हम लेस देन 0 में यूज़ कर रहे हैं। ये देखो -1 हमने वैल्यू ली। जब हमने -1 ली तो माइनस ऑफ -1 बन गया, -1 बन गया, यानी कि ये जो x की वैल्यू तो एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दी ब्रैकेट के अंदर और उसके आगे लगा दिया माइनस, तो ये क्या बन गया, +1 बन गया। ठीक है, +1 का मतलब ये ऊपर वाली साइड पर ही आपका डॉट आएगा। इसको थोड़ा सा और इधर को कर लो या 1 को इधर कर लो, -1 को, ये आ गया आपका आंसर, आपका +1 आएगा। सिमिलरली आपने -2 रखा, तो माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ -2 फिर वही माइनस ऑफ -2 आपका हो गया +2। ठीक है, आपने फिर 2 में निकाल दिया इसको इस तरीके से, फिर इस तरीके से आपका ये ग्राफ इस तरह बनेगा जैसे आपका ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन का बना था। पॉजिटिव साइड पे वैसे ही आएगा और नेगेटिव साइड पे उसी की मिरर इमेज आ जाएगी, क्योंकि बस फंक्शन में साइन का फर्क है, बाकी तो वो की वही बात है। जब हम आइडेंटिटी फंक्शन करते हैं तो हमने उसमें मॉडुलस नहीं लगा रखा, तो x की वैल्यू एज इट इज़ यूज़ करेंगे, यानी नेगेटिव आई तो नेगेटिव, पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव। अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन को बढ़ाएं तो ये इस तरफ बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉडुलस फंक्शन को बढ़ा रहे हैं तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमारा किधर को बढ़ेगा, वो हमेशा मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमेशा हमारा y की वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। इसके बाद अब हम एक और वो डिस्कस करेंगे,
वो है सिग्नम फंक्शन। फंक्शन बहुत तरीके के हैं डिस्कस करने के लिए। इसके बाद है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन सिंपल फंक्शन है ये भी, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या है कि ये जो फंक्शन है, अभी आपने मॉड डिस्कस कर लिया, सिंपल एक्स भी आपको पता चल गया। अब ये इन दोनों को मिला दिया और ये बन गया मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये बन गया सिग्नम फंक्शन। समझ गए? ये जो फंक्शन है आपको हमेशा 1 के आसपास की वैल्यू देगा। इसका जो रेंज है वो इसकी, अच्छा आप देखो इसका डोमेन क्या था, हमने इनके डोमेन्स आपके सामने डिस्कस नहीं किए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन तो आर है, आर यानी रियल नंबर, उसके तो कोई वो लिमिट है नहीं, कोई भी वैल्यू हम रख रहे हैं। लेकिन इसकी जो रेंज है वो है के यानी कांस्टेंट, रेंज के है, रेंज कांस्टेंट है, डोमेन आर है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा के ही आएगी, y की जो वैल्यू है वो हमेशा के ही आएगी। आइडेंटिटी फंक्शन में तो भाई वो तो आइडेंटिटी है, जो हम रखेंगे वही हमें मिलेगा। तो डोमेन में अगर हम r रखेंगे तो हमें रेंज में भी r ही मिलेगा, जो रखेंगे वही मिल जाएगा। ठीक, तो हमने डिस्कस किया आइडेंटिटी फंक्शन के डोमेन और रेंज हमारे हो गए। अब है मॉडुलस फंक्शन में हम डोमेन और रेंज हमारी कैसे आएगी? देखिए डोमेन में तो सारे वैल्यूज आएंगी रियल नंबर्स की, वो तो हमने पहले ही लिख रखा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये हम हर एक में लिखते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि हम रियल नंबर्स के साथ ही डील कर रहे हैं फंक्शंस में। तो हमारा जो डोमेन है, डोमेन तो आ गया हमारा आर, डोमेन हम इसका लिख देते हैं, ये हम इसको हटा दें, डोमेन हम लिख देते हैं यहाँ पे, डोमेन आर है, इसका आर है, पूरा का पूरा आर रियल नंबर्स। लेकिन जो इसकी रेंज है मॉडुलस, क्योंकि नॉन नेगेटिव होते हैं, मतलब जो हमें अल्टीमेट वैल्यू मिलती है वो नॉन नेगेटिव में मिलती है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? आप जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को लोगे, नेगेटिव नंबर्स को नहीं लोगे। जब पॉजिटिव कहा गया तो आप 1 से स्टार्ट हो जाओगे, +1 +2, लेकिन अगर आप नॉन नेगेटिव कह रहे हो तो 0 इंक्लूडेड है। तो रेंज इसकी हो गई ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स हो गई, मॉडुलस की रेंज हो गई। ठीक है, अब बात करेंगे हम सिग्नम फंक्शन की। तो जैसे अभी हमने पहले आइडेंटिटी फंक्शन किया, फिर हमने मॉडुलस फंक्शन किया, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गए। उसके बाद हमने कंबाइन कर दिया और जी फंक्शन हमने बनाया सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स। बात समझ में आई कि मॉड एक्स अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ कि जब हमने एक्स रखा एफ में, एक्स की वैल्यू पुट की, तो ऊपर वाला नंबर तो हमेशा वही नंबर देगा आपको, अगर आप पॉजिटिव रखो तो भी, नेगेटिव रखो तो भी। लेकिन जो नीचे वाला है वो आपको नेगेटिव पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो कोई भी वैल्यू हम रखें, अगर इसके भी केसेस होंगे। पहली बात तो x इज इक्वल टू 0 रख दो, तब तो 0 हो ही जाएगा। और अगर इसको x को हम रखें पॉजिटिव तो क्या होगा? दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई, लेकिन आएगी वैल्यू क्या? 1, क्योंकि ये तो हमको पॉजिटिव होगा तो ये हमें x दे देगा। हमने मॉडुलस फंक्शन में अभी पढ़ा है कि मॉड में अगर हम पॉजिटिव x वैल्यू रख रहे हैं तो वो हमें x दे देता है उसके बदले में, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी x है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अगर इसमें मैं x की वैल्यू नेगेटिव रख दूं तो मॉडुलस में हमने क्या पढ़ा था? -(x) उसकी वैल्यू बन जाती है, यानी कि अल्टीमेटली हमें जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो यहाँ पर तो हमने रख दिया, मान लो ये -x है, तो -(-x) तो हो गया मॉडुलस, या कहो <<0 है,
यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 है, माइनस हो माइनस एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो माइनस एक्स था, ये तो एज इट इज आना ही था। तो अब इनको आप कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1। आपको क्या मिला, -1। इस तरह आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या करना है। अब हम इस फंक्शन को प्रॉपरली लिख कर देखते हैं। फंक्शन को लिखेंगे हम, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने लिखा 1 कब होगा या 1, जब x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 कब होगा, जब x 0 के बराबर होगा। ऑब्वियसली x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगी ना। और अगर -1 लिखा, ये कब आएगा, अभी हमने करके देखा है x लेस देन 0 पे। तो इसके लिए 3 कंडीशन है हमारे पास। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स हुआ, उसकी वैल्यू जो है वो, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या, कैसे कैसे आई, पॉजिटिव में 1 आई, x इक्वल टू 0 में 0 आई, और नेगेटिव में -1 आई, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम देखो डोमेन और रेंज भी चेक कर लेते हैं साथ साथ ही। ये डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो इसका है R, क्योंकि हम x की सभी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, ठीक है। तो डोमेन तो हो गया इसका R, और रेंज क्या हो गई, रेंज में हमारे पास केवल 3 वैल्यू आ रही हैं। पॉजिटिव होने पर 1 आई, 0 होने पर 0 आई, और नेगेटिव होने पर -1 आई। तो ये हो गया -1, 0 और 1, ये केवल 3 वैल्यू हमें बदले में दे रहा है। तो रेंज हमारी ये हो गई, -1, 0 और 1। अब इसका ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ये हमने बनाया x डैश, y डैश, ये 0 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, हैं इधर 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, इधर -1 कर लिया, -1 कर लिया, -2 -3 -4। अब चलिए करें, पहले हम x की पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, यानी x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 जब भी हम लेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा हमें 1 मिलेगी। तो यानी कि इस पोर्शन में इसकी वैल्यू हमेशा 1 के साथ साथ चलेगी। इट इज जस्ट लाइक अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता था, उसमें चाहे नेगेटिव रख दो, 0 रख दो, पॉजिटिव रख दो, कुछ भी रख दो, के ही आएगा। यहाँ पर केस थोड़ा सा फर्क है। वो केस क्या फर्क है कि जब हमने x की वैल्यू रखी तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया, x की पॉजिटिव वैल्यू रखने पर तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया जिसकी वैल्यू हमारे पास k की वैल्यू 1 आ गई। और जब हमने उसकी नेगेटिव वैल्यू रखी, x ही नेगेटिव साइड पे गए, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन की तरह -1 बन गई, हमेशा वही चलती रही। तो ये एक तरह से कांस्टेंट फंक्शन जैसा सिमिलर सा ही केस है। तो ये फंक्शन में देखो, हमने 1 रखा, 0, ये 1 बन गई, ठीक है। 2 रखा फिर 1 आ गई, 3 रखा फिर 1 आई, 4 रखा 1 आई, जस्ट लाइक कांस्टेंट फंक्शन। ये चलता जा रहा है आपका, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये आपका ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक है। 0 पर ये 0 ही है, 0 पर 0 ही है। और 0 के बाद जब हमने नेगेटिव लिया, जब हमने x की वैल्यू नेगेटिव ली तो ये नेगेटिव साइड पे चला गया, ऊपर नहीं आया, नीचे आया, नीचे आया, लेकिन आया वही कांस्टेंट फंक्शन की तरह। इसका सीधा का सीधी की सीधी लाइन इस तरह से आएगी, क्योंकि जब x पॉजिटिव था तो 1 आ रही थी, जब x 0 था तो 0 हो गई, और जब x नेगेटिव हो गया तो चाहे कितनी भी वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इसका आंसर -1 होगा। तो -1 का जो कांस्टेंट फंक्शन की तरह, -1 की तरह एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस नेगेटिव साइड पे बन जाएगी। तो ये आपका ग्राफ हो गया, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। सिग्नम फंक्शन यहाँ पर आपका हो गया खत्म, सिग्नम फंक्शन। इससे आगे हम अब पढ़ेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है।
आपने पॉलिनोमियल्स बहुत पढ़े होंगे अभी तक, तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होगा, पॉलिनोमियल की तरह ही फंक्शन जब एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं हम लोग, ए नॉट, a1x, a2x², a3x³ एंड सो ऑन अप टू n, an x⁴n कर दो। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें n डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे आप वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब वो तो वैल्यूज बदलती रहेंगी, जहाँ पर कि a0, a1 एंड सो ऑन अप टू an क्या है, कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स, ठीक है, और ये कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट्स हैं और ये कांस्टेंट होते हैं। x क्या है, x वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है, और ये क्या है, इसकी डिग्री है, n इसकी डिग्री है। ये तो आपने सारा पढ़ रखा है पहले भी अलजेब्रा में। तो अब जब हम पॉलिनोमियल फंक्शन लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, इसको बस f(x) के साथ लिख देंगे, f(x) = a0 + a1x + a2x² एंड सो ऑन अप टू an x⁴n। ये आपका हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसका कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं होता एज सच, आप इसमें कुछ भी पुट करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर पुट करोगे, पॉजिटिव इंटीजर पुट करोगे, जो भी करोगे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बनेगा। तो इसका कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं होता, तो हम कोई ग्राफ आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते, हम एग्जाम्पल बता सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा f(x) = x³ - x² + 2, इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। आप देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके पास इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 3 है, ठीक है, 3 इसमें वो हैं वेरिएबल्स, और सॉरी इसमें ये देखो इनके कोफिशिएंट्स क्या है, 1 - 1, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया 2, ठीक है। gx एक और ले लेते हैं, एक और फंक्शन हमने लिया एक और फंक्शन हमने लिया x⁴ + √x, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सॉरी। तो ये दोनों क्या हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन। इनका अभी मैंने बताया कोई स्टैंडर्ड ग्राफ होता नहीं है, तो इसीलिए मैं कोई ग्राफ इसका ड्रॉ नहीं कर सकती आपके लिए। बात समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल फंक्शन। अब है रैशनल फंक्शन। अभी हमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा, पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ही हम रैशनल फंक्शन को भी समझ पाएंगे। जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल फंक्शन में आप पॉलिनोमियल्स को यूज़ कर रहे हो। जैसे रैशनल नंबर्स आप करते हो तो उसमें क्या होता है, p/q = इंटीजर होता है ना, p ऊपर नीचे q दोनों इंटीजर होते हैं, p/q जो है वो आपका रैशनल नंबर बन जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर रैशनल फंक्शन में आपका जो फंक्शन है वो होगा f(x)/gx की फॉर्म में होगा आपका फंक्शन। आपका जो फंक्शन है वो f(x)/gx की फॉर्म में होगा, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर एक पॉलिनोमियल होगा फंक्शन जो है आपका, और नीचे ये दोनों ही पॉलिनोमियल्स होंगे, ऊपर और नीचे। इन्हें सॉल्व करके और आप फिर उसके बाद आप उसका ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसका भी कोई स्टैंडर्ड ग्राफ होता नहीं है। इसके लिए हम कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, कोई भी रैंडम एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं। 2 पॉलिनोमियल हमने लिखे, मान लो मैंने लिख दिया x² + 2 और नीचे लिख दिया x³ + 4x, ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, और प्लस में 3 कर दो। इस तरीके से आपने 2 पॉलिनोमियल्स ऊपर और नीचे ले लिया और आपका ये स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब रैशनल फंक्शन बन गया। इसका कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं होता, आप इसमें वैल्यूज़ धीरे धीरे पुट करोगे और उसकी वैल्यूज़ ऑब्टेन करोगे। अब इसकी तो बहुत लंबी लंबी वैल्यूज़ आएंगी। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r अगर हम करते हैं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा कि इसमें तो एंडलेस वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इनफाइनाइट। तो जब हम इसे करेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं जो बहुत सारी इस तरीके की आएंगी कि वो जो डेसिमल्स में बहुत सारे प्लेसेस तक आएंगी। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपके पास वैल्यू इस तरीके की आ जाए कि आप सीधा ग्राफ में उसे ऑब्टेन कर सको। तो इसलिए इसका स्टैंडर्ड ग्राफ बनाना थोड़ा सा
मुश्किल है। तो उसे तो या तो आप उसमें ये करें कि आप होल नंबर या इंटीजर्स को पुट करें, वैल्यू निकालें और उसका ग्राफ ऑब्टेन कर लें। तो पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शन का आपके पास में एज सच कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं होता। अब बात करेंगे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू है। अब देखिए इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू रियल नंबर की हमने रखी, उसकी वैल्यू रखी इसके अंदर, और हम जो वैल्यू ऑब्टेन करेंगे वो वैल्यू कौन सी होगी? इस इंटीजर्स के नियरेस्ट, जो सबसे छोटी मतलब सबसे बड़ी, सॉरी, इसके जो लोअर बॉर्डर है, या समझ लो इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोर फंक्शन का मतलब नीचे के लेवल पे जो नियरेस्ट, नीचे के लेवल पे जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वही इसकी वैल्यू होगी फंक्शन की। तो अगर मान लो मैं इसमें आपके पास 7.25 रख देती हूँ, तो इसकी वैल्यू हम 7 लेंगे, क्योंकि ये जो है ये 7.25 से थोड़ा सा नीचे, इसका छोटी वाली साइड पर, जो इसका फ्लोर वाला साइड समझ लो, उस साइड पर जो वैल्यू है उसमें सबसे बड़ा इंटीजर ये आ रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 7 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर x के अंदर आ रही है तो उसकी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू क्या मिलेगी? 7 मिलेगी। इसी तरह से एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है। अभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए 7 और 8 इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होता है, बहुत सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो उन कितना भी आ रहा है 8 से पहले पहले जितने भी आपके पास नंबर्स आ रहे हैं उन सारे नंबर्स के बदले में आपको 7 ऑब्टेन करना है, आपको 7 लिखना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कई बार डिनोट करते हैं, इस तरह 7.25, इसका मतलब हो जाएगा 7। ठीक है, ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें भी आपका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होता। क्यों नहीं होता कंटिन्यूस? क्योंकि आप हर वैल्यू को एज सच ले नहीं रहे हो, आप केवल होल वैल्यूज को ले रहे हो। जैसे आपने 7.25 के बदले में 7 को लिया, और ये 7 तब तक चलता रहेगा जब तक 8 नहीं आ जाता। तो ये वैल्यू आप 7 ले रहे हो, तो ये जो ग्राफ है इसका टूटा फूटा ग्राफ होता है। टूटा फूटा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। -1, -2, -3, ये हो गया x, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया y, और ये हो गया y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 -1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 और -5। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए अगर हम कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में पुट करते हैं, तो जब हमने 0 से 1 के बीच में वैल्यू पुट करी तो उसका आंसर हमारे पास 0 ही होगा। अब हम अगर 1 से 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर की वैल्यू इसके अंदर आती है, मान लो हमने लिखा 1.75, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो लोअर साइड पे जो इंटीजर सबसे बड़ा इसके साथ में आ रहा है, इसके नज़दीक आ रहा है, वो है 1। 1 और 2 के बीच में ये नंबर है, 1 और 2 के बीच में ये नंबर आ रहा है 1.75, और इसके लोअर साइड पे, इस फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं इसको, मैं फ्लोर फंक्शन भी लिख दूं इसके साथ, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो 1 और 2 के फ्लोर वाली साइड पे, घर के नीचे की साइड फ्लोर होगा, नीचे की साइड जो वैल्यू आ रही है वही हमें यूज़ करनी है। होल नंबर वाली जो होल वैल्यू है वो यूज़ करनी है, डेसिमल वाली वैल्यूज़ को हटा देना है।
तो ये 1.75 में से 1 ले लेंगे, और ये 1 तब तक चलता रहेगा जब तक 2 नहीं आ जाता। तो ये जो हमारा ग्राफ है देखो ऐसे आएगा कि यहाँ पर हमारे पास, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब तक 2 नहीं आता तब तक ये ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन की तरह सीधा चला, और 2 पे आके हमने एक वाइट सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसका मतलब है कि जब 2 पर आ गए तो 2 की वैल्यू नहीं लेगा, 2 से नीचे नीचे की वैल्यू लेगा। 2 जब स्टार्ट हो गया तो 2 के बाद तो उसके इंटीजर अगला फंक्शन आ गया ना, अगली वैल्यू आ गई, फिर तो 2 और 3 के बीच वाली बात हो गई। तो फिर जो आपके पास इंटीजर है वो आ गया 2। फिर 2 से 3 तक जितने भी इंटीजर आपके रियल नंबर्स आप यूज कर रहे हो, उसके बदले में आपको 2 ही वैल्यू यहाँ पर मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो 2 के बाद 2 से 3 के बीच में कौन सी वैल्यू मिल रही है, 2। तो 2 पर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आए आप 3 तक आए, यहाँ पे आपने फिर से वाइट सर्कल बनाया। वो वाइट सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि आपने 3 की वैल्यू नहीं लेनी, 3 की वैल्यू चली गई 3 और 4 के लिए। इसी तरह से ये ग्राफ बनता जाएगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी। इस तरीके से आप इस ग्राफ को शो कर सकते हो। यही आगे चीज़ आपकी आ गई 3 पे आके, यहाँ से 3 से ये 4 तक चला जाएगा, और ये ग्राफ आपका ऑब्टेन हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब इसी का एक समझ लो दूसरा पार्ट कह लो, वो है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी हमने इसको फ्लोर फंक्शन कहा था, वो होता है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन मतलब अब हम ऊपर वाली साइड की वैल्यू लेंगे, सीलिंग ऊपर होती है तो ऊपर वाली साइड की वैल्यू लेंगे। उसको कैसे लिखते हैं, ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है, इसे हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, सीलिंग फंक्शन, CIELING, सीलिंग फंक्शन, ठीक है। तो सीलिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर वाली साइड की होती है। इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे x का, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो ऊपर वाली लेंगे। यानी कि अगर हमने 7.25 लिया है आपकी बार, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या बनेगी, 8 बन जाएगी। समझ गए। यहाँ तो हमने छोटा वाला नंबर लिया था, यहाँ पे बड़ा ले लिया। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि ग्रेटेस्ट बोला तो छोटा, मतलब आपको उल्टा करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो छोटी वाली वैल्यू लेनी है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। ये आपको याद इस तरीके से ही करना पड़ेगा। इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरह का होगा, बस इसमें क्या है कि जो वाइट डॉट है वो आपका दूसरी साइड चला जाएगा। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। इसी तरह से हम इसको भी कर लेंगे 1 2 3 4 और -1 -2 एंड सो ऑन हो गया। ये 1 हो गया 2 3 4। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि जब 1 रखा तो ऊपर वाली वैल्यू ली। 1 से 2 के बीच में अगर कोई भी इंटीजर हमारे पास है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में या सीलिंग फंक्शन में, तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसे उसकी ऊपर वाली वैल्यू लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू का मतलब क्या, सर्कल जैसे पहले लास्ट में आया था, अब की बार पहले आ जाएगा वो सर्कल जो है आपका। तो जैसे यहाँ पे लिया हमने 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ली तो हमारे पास 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। तो इसके लिए 1 के लिए हमने वाइट सर्कल लगाया है। यहाँ पे देखो 1 और 2 की वैल्यू आ रही है, तो 1 के लिए वाइट सर्कल, यानी 1 को हमने यूज नहीं किया लेकिन 2 को हमने यूज करा है। सिमिलरली 2 से 3 के बीच का कोई भी हमारे पास रियल वैल्यू अगर इसके अंदर है, यहाँ पर मान लो 3.4 है, 3.4 है, ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। यानी 3 से 4 के बीच में कोई भी इंटीजर आ रहा है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 4 आएगी। तो हमने 3 को यूज़ नहीं किया, हमने 4 को यूज़ किया। तो 3 के लिए हमने एक वाइट सर्कल लगाया और उसे 4 तक ले गए। ये हमारा ग्राफ। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं।